पहले तो मैं समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। ये सेंटेंस हमारे साथी कुछ बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन कई बार वो उसका प्रेजेंटेशन अलग तरीके से हो जाता है। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। हमको क्या समझना है और क्या समझाना है, शिलालेखों से क्या सीखना है और क्या हमें बताना है, ये बहुत प्रासंगिक है। और अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। अशोक के राज में क्या ऐसी चीजें हैं जो सबको भयमुक्त बना देगा, ये समझने का मामला है और यही समझाने का मामला है। 21वीं सदी में अशोक हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, कितना हमारे लिए अनिवार्य है और कितना हम उसको महत्वपूर्ण बना पाएंगे, ये समझने का और समझाने का मामला है साथियों। एक ये धौली शिलालेख है, इसे अतिरिक्त शिलालेख भी कहते हैं। धौली शिलालेख, अतिरिक्त शिलालेख भी कहते हैं। उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो धौली शिलालेख है, ये उड़ीसा में है। ये आंध्र प्रदेश के गंजाम जनपद में ये शिलालेख पाए गए हैं और इनको अतिरिक्त शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि पीछे के जो कई शिलालेख हैं उसमें सम्राट अशोक को देवाना प्रिय प्रियदर्शी, देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक बोला गया है। और इसमें हम जो है, इसमें उच्चतम आदर्श इसमें छिपे हुए हैं। तो हम आपको देवाना प्रिय के बताया गया है शिलालेख में। देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक नहीं बताया गया, देवाना प्रिय अशोक बताया गया है इस धौली शिलालेख में। देवाना प्रिय में इसमें जो है बचन और तोसली में महापात्रों को नगर व्यवहार या व्यापार से संबंधित बताया गया है। और मैं इसमें अभी थोड़ा सा एक लाइन बोलने के बाद फिर उसको एलिबरेट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें बताया गया है कि मेरे मन में मुख्य उपाय है जो इस प्रयोजन में आप लोगों को आदेश दिया गया है, क्योंकि आप सहस्त्र प्राणियों के बीच नियुक्त हैं, इस उद्देश्य से कि मनुष्य का प्रणय प्रेम प्राप्त कर सके। सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतान के समान है। जिस प्रकार मैं अपनी प्रजा संतान के लिए काम करता हूँ, वह भी उसी हित और सुख या लौकिक में प्राप्त करें, इस सभी मनुष्यों के लिए काम करता है। आप नहीं समझते कि मेरा उद्देश्य कहाँ तक जाता है। कोई एक पुरुष केवल एक इतना ही समझता है, वह भी पूरा नहीं समझता है, उसका एक अंश समझता है। अब हम इस आप पूरा अध्ययन दें, क्योंकि नीति अच्छी तरह से स्थापित है। ये यहां तक मैं इतना बता दूं आपको कि सम्राट अशोक ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि लोग मेरे को, मैं जो है अपनी संतान को, अपनी जो प्रजा है उसको अपने संतान के बराबर मानता हूं, और जो लोग मेरा कहना मानते हैं उनको लोक और परलोक या लोक तक का उनको ज्ञान प्राप्त होगा। और इस तरीके से उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। मैं आपसे इसके आगे की लाइन और थोड़ा बताऊं कि सम्राट अशोक कहते हैं ऐसा भी कोई पुरुष हो सकता है जिसके बंधन मतलब वो कारागार में है और किसी कारण से कारागार में है। किस कारण से कारागार में है ये बात वो बताते हैं। मैं आपको इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ले चलना चाहता हूं, बातें और भी आगे हैं कि सम्राट अशोक ये कहते हैं कि मैं जो संतान, मेरी जो प्रजा है वो मेरी संतान है, और मैं अपने संतान को जो है अपने संतान के सुखों की पराकाष्ठा के लिए काम करूंगा। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, आज की 21वीं सदी में क्या कोई भी राजा, हमारे भारत का राजा या हमारे भारत का प्रधानमंत्री या हमारा कोई भी जो मुखिया है, क्या वो अपनी जनता के सुख के बारे में ऐसा सोचता है? क्या वो जनता के सुख के बारे में ऐसा कभी करता है? जबकि सम्राट अशोक को आप सुन देख चुके हैं कि वो अपनी प्रजा को अपना जो है अपनी संतान मानता था। मैं यही आपको अभी 4 महीने 5 महीने पहले के इतिहास में ले चलना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में
इस कोरोना काल में जो हमारे राजा, हमारी जो प्रजा थी, हमारा जो बहुजन समाज के लोग थे, वो नंगे भूखे सड़कों पर चले और मरे। जी, मान के दूसरे रूप में कहें कि उनकी हत्याएं की गई एक तरीके से, बहन बेटियों के साथ सड़कों पर बलात्कार किए गए उस दौरान। क्या एक राजा का कर्तव्य सम्राट अशोक के कर्तव्य से कहीं मैच खाता है? क्या सम्राट अशोक के शासन काल में ऐसा कभी रहा होगा? जब उन्होंने, कल्पना करो कि उन्होंने जब अपनी प्रजा को, है ना, अपनी संतान माना, तो संतान के हित के लिए पराकाष्ठा का उन्होंने काम किया। लेकिन जो है यहाँ आज के समय में ये सब कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके आगे कोई ऐसा पुरुष हो सकता है जिसका बंधन अति कलेश शारीरिक कष्ट का हो, किंतु इस संबंध में अकस्मात बिना किसी कारण उन्होंने कहा है कि किसी बंधन में या शारीरिक कष्ट से किसी को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे किसी को कोई अनर्थ का काम किया हो, उसको दंड मिला हो या शारीरिक कष्ट मिला हो, उससे उसको परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा मैं कोई जानबूझ करके नहीं कर रहा हूं। ये सम्राट अशोक क्या कह रहे हैं, ये मैं ऐसा जानबूझ करके नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको मध्यम, अगर ऐसा कहीं किसी को हो रहा है तो उसको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। उसको अपराध और अपराध की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। राजा ये संदेश अपने राजाज्ञाओं में दे रहा है, राज आज्ञाओं में दे रहा है, शिलालेखों पे दे रहा है। क्या राज आज्ञा में आज, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या कोई राजा दंड का विधान तो बना देता है? दंड का विधान बनाने के आड़ में नए नए तरीके से लोगों का शोषण तो कर रहा है, लेकिन वो राज आदेश दे करके उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है। और वो पालन न करने का परिणाम यह है कि आज जो है विषमता और वैमनस्यता अपनी चरम सीमा पर है। अगर उन राजाज्ञाओं का पालन हो तो आज ये नौबत नहीं आएगी। ऐसा मैं आज ये 21वीं सदी में ऐसा मानता हूं। दूसरा, वो कहते हैं कि आपकी जो प्रवृत्तियों से सफलता नहीं मिलती है, यथा ईर्षा, एंग्री, क्रोध, निष्ठुरता, हेटनेस और अनावृत प्रवृत्ति, है ना, इन आलस्य को और क्लम्स को, इन लोगों को अच्छा करनी चाहिए कि ये दोष आप पे ना हो। राजा क्या कह रहा है? राज आज्ञा आदेश करके कह रहा है कि उनको इन चीजों से, हमारे लोगों को बचना चाहिए। किन चीजों से बचना चाहिए? निष्ठुरता से, त्वरा से, अनावृत्ति से, आलस्य से, तंद्रा से, इनसे बचना चाहिए। इनसे जब बचेगा तभी उसके अंदर नैतिक चरित्र पैदा होगा, और नैतिक चरित्र जब पैदा होगा तो मध्यम मार्ग का जब वो अनुपालन करेगा तो वो एक स्वस्थ और अच्छी मानसिकता की तरफ, अच्छे सोच विचार के साथ समाज निर्माण का काम कर सकेगा, अपना निर्माण करेगा और समाज निर्माण करेगा। ये जो चीजें थी सम्राट अशोक की, जो अपनी जनता के लिए संदेश देने का काम था, यही तो उसकी थिंकिंग स्किल एजुकेशन थी। इसी से तो वो अपने शासन को समृद्ध और सुखमय बना पाया था। ये चीजें आज हम लोग अपने साथ अगर लागू करते हैं, हमारे देश में अगर लागू हो, तो आज हम लोग भी सोने का सिंहासन और सोने का शासन और सोने की नीतियां, यानी कि अच्छी नीतियां बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जो आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन सब के मूल में वो एक बात कहते हैं कि तरक्की अगर करना चाहते हैं आप, तो आपको क्रोध और हेटनेस, आपको क्रोध और हेटनेस यानी कि अंतरा जो बराबर है, इनसे आपको अलग होना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। राज आज्ञाओं के आदेश, राजनैतिक आदेश, राज आचरण के आदेश ये राजा के थे कि आपको क्रोध को त्यागना पड़ेगा और आपको जो है तरक्की के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और मार्ग पर चलना पड़ेगा नहीं, आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, अंतिम मुकाम तक पहुंचना है, ये उन राजाज्ञाओं में अंकित है। तो ये बातें जो है आज के, अगर हम प्रासंगिकता में देखते हैं 21वीं सदी में, तो ना तो हमें कोई ऐसा कोई राजादेश मिलता है। आज राजादेश हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्या राजादेश मिल रहा है? इन्होंने एक बिल पास किया है एनआरसी का और सीए का, पूरे देश में असंतोष पैदा हुआ। आज इन्होंने किसानों के खिलाफ एक राजादेश जारी किया है। उस राजादेश जारी करते ही पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है। ये वर्तमान की स्थिति है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये मध्यम मार्ग
से रिलेटेड नहीं है, ये अच्छे आचरण की तरफ नहीं है, अच्छे थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। ये जो है हिटलरशाही आदेश हैं, और हिटलरशाही जो आदेश हैं वो आपको हमेशा पतन की तरफ ले जाएंगे, अच्छे काम की तरफ, अच्छे तरक्की की तरफ नहीं ले जाएंगे। और इसमें इन आज्ञाओं का फल माँ फल वाला ये भी कहते हैं कि अगर कोई इन काम को करता है, आप परस्पर देखें कि देवाना प्रिय इस प्रकार की आज्ञा देते हैं कि उनकी अवज्ञा का कोई अगर पालन नहीं करता है और वो उसमें नहीं करेगा, तो वो कहते हैं वो उसको जो है अच्छा मार्ग नहीं मिल सकता, उसको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। उसको अगर मुक्त होना है, अगर उसको स्वर्ग में जगह पानी है, वहां लिखा है उन्होंने, तो आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, इन आचरण से, राजनीतिक अच्छे आचरण से आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मेरे मत के इस कार्य में अत्यधिक मनयोग के दो फल हैं, एक अनुशासन और दूसरा पाएंगे कि मुझ में उर्ण भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा आप करते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो राज आज्ञाओं के आदेश का पालन करने से आप जो है मुझसे भी उर्ण हो जाएंगे और आप अपने आप से भी उर्ण हो जाएंगे, आप ऐसा काम करने में सक्षम होते हैं। लेकिन आज में अगर हम देखते हैं, ना तो ऐसे कोई आचरण की बात करने वाला कोई आदेश आता है और ना कोई ऐसी बातें हम लोगों को यहाँ पर बताई जाती है। इस धर्म लिपि के बारे में उन्होंने बताया है कि एक स्पेशल एक पक्ष बताया कि उस पक्ष में इसको सुनना चाहिए और लोगों को सुनाना चाहिए, इन चीजों को उनको बताना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने इसके बारे में बताने का काम किया है। और एक सबसे बढ़िया बात उन्होंने जो लास्ट में बताई है कि इन आदेशों के प्रयोजन के लिए महापात्रों को 5-5 वर्षों के लिए मैं इनको जो है अर्कस, अचल और छुलारंभ करके सरल में उनको भेजना चाहिए, और वहां जाकर के इनका प्रचार प्रसार करेंगे और इसके लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको लाभान्वित पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो है उन्होंने उन राजाज्ञाओं में बताने का काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उज्जैनी के कुमार राज्यपाल प्रयोजन के लिए दौरे पर भेजे जाएंगे। उज्जैनी के राजकुमार ये उनके बड़े रानी के पहले पुत्र थे, ये जो है राजकुमार उसमें महापात्रों में आते थे, इनको भेजने का काम उन्होंने बताया था कि ये जाएंगे और ये सुपरविजन करेंगे और ये देखेंगे कि ये सब चीजें लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसी प्रकार वर्ग को 3 वर्ष से अधिक का समय उन्होंने समय भी दिया था कि मैक्सिमम 5 वर्ष और कम से कम 3 वर्ष का समय उनको बिताना पड़ेगा। और इसकी जो शुरुआत है वो तक्षशिला के दौरे से प्रारंभ होगी और इसके काम को पूरा राजा का अनुशासन, राजा का आदेश मान करके इस जो राजधर्म या राज आचरण की बातों को राजा का आदेश मान करके पालन करना होगा और सब लोगों को ऐसे आचरण को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि उस समय, अब देखिए समझने की बात है, वो राजा का जो राजाज्ञा आदेश है वो अच्छे आचरण के लिए है, अच्छी नीति के लिए है, अच्छी शिक्षा के लिए है, समाज के निर्माण के लिए है और लोगों को अच्छे आचरण के साथ समाज को अच्छी जगह पर पहुंचाने की बात कर रहा है। आज 21वीं सदी में अगर ये आचरण लागू किए जाएं, ये चीजें लागू की जाएं, तो ये सड़क पर विरोध और अंतर विरोध होना बंद हो जाएगा। तो ये हमको समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। यही समझाना होगा कि क्या था, सम्राट अशोक क्या चाहते थे और आज की नीतियां क्या हैं, इनमें जो डिफरेंसेस है उसकी खाई को पूरा करने का काम पीबीएसपी के काम कर रहे हैं। अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। इसी के बाद मैं अपनी बात विराम करता हूं। धन्यवाद। जय भीम। Anybody ask the question?